हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपना कक्षा 12 के इतिहास का तिथि और कालक्रम का टॉपिक शुरू किया था, आज उसके दूसरे पार्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ। बच्चों, अगर आपने मेरा इसके पहले की वीडियो देखा होगा तो पहले पार्ट में मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं को समझाया था जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने दूसरे वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाओं को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में तब होती है जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इसी के द्वारा की जाती है। यह 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और इसी के साथ मध्यकालीन भारत इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे पहले हम तिथि पर आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को देख लेते हैं ताकि हमें तिथि समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला राजवंश है, पहला है, एक मिनट, पहला है ऐबक वंश। दूसरा राजवंश है खिलजी, खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश। और लास्ट है लोधी वंश। और इसी लोधी वंश के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल की शुरुआत हो जाती है बाबर द्वारा। बाबर लोधी के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को मारता है और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल काल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत में ऐबक वंश का काल देख लेते हैं, कब से कब तक था। ऐबक वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और बलबन जैसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं। उसके बाद खिलजी वंश आता है जो कि 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं। उसके बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में जो कि 1320 ईस्वी से चलता है। और यह 1396 ईस्वी तक चलता है। बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक एक शासक होता है और उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वपूर्ण शासक होता है। वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसके काल में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता आया था, जिसने रहला नामक किताब लिखी थी, आप इसको पढ़े होंगे। उसके बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश 14 से 14 ईस्वी तक यहाँ से स्टार्ट होता है और 1450 ईस्वी के आसपास लगभग चलता है। इसके बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश चलता है। यह 1450 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद भारत में मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। तो यह एक बेसिक पॉलिटिकल घटनाक्रम था जो कि दिल्ली सल्तनत के काल में होता है और ये महत्वपूर्ण राजवंश थे। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं और अपनी जो तिथि वाला हमारा जो टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला आपने देख लिया था कि कैसे 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। अगली महत्वपूर्ण डेट है 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। इसकी मृत्यु हो गई थी पोलो या चौगान खेलते हुए। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण डेट है 1290। तो जैसा मैंने पहले बताया था, खिलजी वंश 1290 से शुरू होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में। फिर 1296 में मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश के 2 महत्वपूर्ण शासक थे, एक जलालुद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। यह तिथि
या जब बैठा, तो यह तिथि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम आते हैं तुगलक वंश में। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आप देखिए बगल में तुगलक वंश 1320 में इसकी स्थापना हो रही है। तो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो बच्चों आपको बता दूं, गयासुद्दीन तुगलक ये वही शासक है जिसने भारत में पहली बार नहरों का निर्माण करवाया था। क्या किसका निर्माण कराया था? नहरों का निर्माण भारत में। इसके लिए ही महत्वपूर्ण है। अब अगला हम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण डेट है 1325 ईस्वी। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश का एक महान शासक था। और इसी के काल में मैंने आपको जैसा पहले बताया, इब्न बतूता आता है। यह इसके दरबार में आता है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक काजी के पद पे नियुक्त करता है। और यही इब्न बतूता यह जो है रहला नामक पुस्तक की रचना करता है। यह पुस्तक किस भाषा में, यह भी एग्जाम में पूछा गया, तो यह अरबी भाषा की पुस्तक है। अगला जो महत्वपूर्ण डेट है 1333, तो मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1336 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। इसकी स्थापना हरिहर यमन बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई हैं जो कि संगम वंश से रिलेटेड होते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? यह विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश के जो है बीच में एक महत्वपूर्ण राजवंश आता है, विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना होती है कर्नाटक राज्य में, होती है। राजधानी होती है हम्पी। और ये विजयनगर जो है, कृष्णा एक नदी आप साउथ में देखते होंगे। रुकिए मैं आपको मैप में दर्शा देता हूँ। यह है भारत का साउथ का मैप। यहाँ से कृष्णा नदी आती है, इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा है। यहीं पर जो है हम्पी नामक स्थान है और यहीं विजयनगर साम्राज्य, तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होता है। विजयनगर साम्राज्य की एक बार मैं बात कर दूँ तो टोटल 4 राजवंश आते हैं। संगम राजवंश, एक आता शालू राजवंश, एक आता है तुलु राजवंश, और लास्ट में अरावीडू राजवंश, ये चौथा राजवंश होता है। ये जो तुलु राजवंश है, इसी से ही राजा कृष्ण देव राय यहीं से संबंधित थे। कृष्ण देव राय बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा चैप्टर एक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें मैंने आपको बता दी। अब आता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो होता है, यह जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में शत्रुता होती है। तो लगभग यहाँ पे बहमनी साम्राज्य होता है, बी से मैं इसको दर्शा रहा हूँ, और वी से यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य होता है। दोनों राजवंश आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। और यहाँ पर जो कृष्णा गोदावरी और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र है, ये बहुत उपजाऊ होता है। तो इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए इन दोनों राजवंशों में लड़ाई होती रहती है। कभी यहाँ के राजा जीतते हैं, कभी वहाँ के राजा जीतते हैं। उसके बाद एक जो अगली महत्वपूर्ण डेट है वह है 1398। तो 1398 में तैमूर, इसका पूरा नाम होता है तैमूर लंग, ये भारत पर आक्रमण करता है, भारत को लूटता है। और अब मैंने जैसे आपको बताया था 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना होती है, खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना होती है। इसमें 4 राजा होते हैं, खिज्र खां, मुबारक शाह, सिकंदर शाह, मसूद शाह। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मुख्य ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना होती है। जो हमारे लिए अगली महत्वपूर्ण डेट है 1451 ईस्वी। तो 1451 ईस्वी में क्या होता है? बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना होती है। मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ मैंने 50 लिखा है, 51 इसको 51। तो 1451 में लोदी वंश की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोदी करता है। इसका बेटा बाद में सिकंदर लोदी होता है, और सिकंदर लोदी का बेटा बहलोल लोदी होता है। इसका बेटा होता है सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी। यह ना केवल लोदी वंश का लास्ट शासक होता है, बल्कि यह पूरे दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होता है। और इसी का जो सामना बाबर से होता है, और बाबर वही था कौन? मुगल वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी को हराता है, इसकी मृत्यु होती है, और मुगल जो है डायनेस्टी की स्थापना होती है। हमारे लिए अगला जो महत्वपूर्ण डेट है 1469, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और 1526
पानीपत का युद्ध। यह वही युद्ध है जिसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तो पानीपत का युद्ध, यहाँ से हम मुगल काल की शुरुआत मान सकते हैं। मुगल काल कब से कब तक था? मुगल काल 1526 यानी कि पानीपत के युद्ध से लेकर लगभग 1857 ईस्वी तक था, लगभग 300 सालों तक था। तो मुगल वंश में जो महत्वपूर्ण राजा थे, एक बार उनका मैं क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन करता है। 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठता है और यह लगभग 1555 ईस्वी तक होता है, लेकिन बीच में यह करीब 14 साल तक ये बीच में नहीं रहता। और उस 14 साल में शेरशाह सूरी नामक एक शासक होता है जो कि सूर्यवंश की स्थापना करता है। बीच में थोड़ा ब्रेक होता है। उसके बाद अकबर आता है। अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद जहांगीर 1606 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। शाहजहां, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 1627-28 से लेकर 1657 तक शासन करता है। उसके बाद औरंगजेब जो है यहाँ पर आता है और वह 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करता है। यहाँ से 1707 से लेकर लगभग 1857 तक जो कुछ छोटे मोटे मुग़ल राजवंश के शासक होते हैं, काफ़ी 10 लगभग 10 के आसपास होते हैं, ये लोग शासन करते हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो इंपॉर्टेंट है, जैसे मुबारक शाह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये और 1857 ईस्वी को जो क्रांति होती है, अगर आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में, तो इस क्रांति में जो आखिरी मुग़ल शासक होता है बहादुर शाह जफ़र सेकंड, यह इस क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होता है और अंग्रेज़ जो है इस क्रांति को दबाने सफल होते हैं। बहादुर शाह जफ़र को जो है बर्मा, चाहे इसे हम रंगून कहें, चाहे वर्तमान म्यांमार कहें, यहाँ इसको भेज देते हैं। और जहाँ पर इसकी मृत्यु के साथ ही मुग़ल वंश और साथ ही जो है भारत पर जो मुस्लिम इतने सालों से जो मुस्लिम एक वंश चल रहे थे, उसका जो है अंत होता है। तो हम आते हैं अपने मुख्य जो हमारा कालक्रम की स्टोरी चल रही थी, अब आपको यहाँ समझ में आएगा। बाबर आता है, ये टोटल जो है 4 जो है युद्ध लड़ता है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोदी और ये बाबर के बीच में होता है। इसमें ये हारते हैं, ये जीतते हैं, मुगल वंश की स्थापना होती है। फिर बाबर उसके बाद भारत के अन्य क्षेत्रों को जीतता है, जैसे खानवा का युद्ध है, इसमें यह राणा सांगा को जो है बाबर राणा सांगा को अगले ही साल हराता है 1527 में। फिर अगले ही साल 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, इसमें बाबर जो है मेदिनी राय नामक एक शासक होता है, इसको हराता है। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है और इसमें बाबर अफ़गानों को, उसमें अफ़गान काफ़ी शक्तिशाली थे, इनको हराता है। और अब बाबर का उत्तर भारत में सामना करने वाला कोई बड़ी शक्ति नहीं रहती, तो इसके कारण मुग़ल वंश की जो है क्या है, यहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है उत्तर भारत में। अब 1530 की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस दिन बाबर की मृत्यु होती है। यह काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है जो अब तक हमने पढ़ा। जो अगली महत्वपूर्ण डेट है, अब हुमायूं जो है शासक बन चुका है 30 में, हमने देखा। तो अब ये चीज़ें 30 से लेकर 55 तक हुमायूं की काल की हैं। तो हुमायूं 1539 में चौसा का युद्ध होता है और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट, दोनों के हम पक्ष देख लेते हैं। एक साइड हुमायूं है और दूसरे साइड शेरशाह। अभी मैंने आपको बताया था बीच में शेरशाह आ जाता है, हुमायूं हारता है, शेरशाह जीत जाता है। फिर हुमायूं भाग के आता है अपने क्षेत्र में और वहाँ पर कन्नौज नामक स्थान पर 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में दोबारा युद्ध होता है, इसमें भी हारता है, यहाँ शेरशाह जीत जाता है। हुमायूं भागता है, जैसे मैं आपको मैप के जरिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ जैसे कन्नौज में हारा, तो हुमायूं भाग के पहले जाता है यहाँ पर एक राजपूत राजवंश में
यहाँ पर शरण लेता है। यहाँ पर अकबर का जन्म होता है, इसका हमीदा बानो बेगम से भी निकाह होता है। बाद में यह भागकर ईरान में शाह शाह ताहमास्प के यहाँ शरण लेता है और 10 से 12 साल वहाँ पर रहता है और फिर अपनी शक्ति जो है वापस कर मतलब इकट्ठा करके दोबारा आता है और दोबारा जो है राजगद्दी पर बैठता है। ये कहानी है बेसिक। तो अब देखते हैं। तो हमने देखा चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का युद्ध। अब यहाँ पर इतिहास में अकबर की एंट्री हो जाती है। अकबर जो है एक डेट यहाँ इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं कि 1555 में जो है हुमायूं वापस गद्दी प्राप्त करता है और इसी साल हुमायूं जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो है मकबरा दिल्ली में है, जिसे हम हुमायूं का मकबरा भी नाम से जानते हैं। इसके बाद 1555 में ही अकबर का राज्याभिषेक होता है और अगली साल अकबर जो है पानीपत का जो सेकंड युद्ध होता है, इसके पहले प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम और बाबर के बीच में। पानीपत का सेकंड युद्ध, एक साइड होता है अकबर, दूसरी साइड एक शासक है हेमू, इसके बीच में होता है। अकबर इसे जीत लेता है, महत्वपूर्ण युद्ध है। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है 1562 में। अब अकबर के काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे 1562 अकबर द्वारा भारत में दास प्रथा की मतलब समाप्ति कर दी जाती है। 1563 अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर, यह हिंदुओं पर उस समय तीर्थ यात्रा करने पर टैक्स लगता था, उसकी समाप्ति अकबर करता है। 1564 में यह बहुत महत्वपूर्ण है, जजिया कर की समाप्ति होती है। जजिया कर मतलब हिंदुओं को भारत में रहने के बदले जो है मुसलमान शासकों को देना पड़ता था, इस कर को अकबर समाप्त करता है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इन्हीं कार्यों की वजह से अकबर को महान श्रेणी में रखा जाता है। 62 में एक बार रिवीजन करते हैं, दास प्रथा का अंत। 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 64 में जजिया कर की समाप्ति होती है। 1565 में तलीकोटा का युद्ध, ये बीच में कहाँ से आ गया बताता हूँ मैं भी। तो आपने भी यहाँ देखा होगा कि विजयनगर और यहाँ पर बहमनी तो राजवंश होते हैं, इसमें लड़ाई होती रहती है। तो ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है डेट है, क्योंकि 1556 में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। इसे बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध पर बहमनी राज्य होता है। इसमें 5 राज्यों का संघ होता है। 5 राज्यों का संघ होता है। तो बहमनी वर्सेस विजयनगर, और इसमें 5 राज्य मिलते हैं। जाहिर सी बात है 5 राज्य ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये विजयनगर को बहुत बुरी तरह पराजित करते हैं और विजयनगर का क्या होता है? पतन हो जाता है। हम्पी शहर को लूटा जाता है। अब है बीच में अब हम आते हैं दोबारा अकबर पे आते हैं। तो 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना होती है फतेहपुर सिकरी की किले में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसे मैं बस बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। यह युद्ध मतलब अनिर्णित था, इसमें कौन पराजित होता है यह उतना निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप हार नहीं मानते। 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना होती है। दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही माना जाता है कि अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने स्टार लगा दिया है। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना होती। फिर 1565 में 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको यहाँ बताया था अकबर 1556 से 1605 अकबर की मृत्यु होती है और यही वो डेट था जब जहांगीर भी सिंहासन पर बैठा। तो अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर सिंहासन पर बैठा। अब 1658 इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध है। बीच में एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी गई है, वो क्या है? 1628 में क्या है? शाहजहां गद्दी पर बैठा। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो इसे वहाँ जोड़ लीजिएगा। फिर शाहजहां के अंतिम क्षणों में उसके जो है पुत्रों के बीच में जो है युद्ध होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। और आप यहीं फिर जोड़ सकते हैं कि 1658 में जो है औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठता है। और अब 1675 में
1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। 1707 में औरंगजेब की खुद मृत्यु हो जाती है। 1708 में शाहू को मराठा शासक बनाया गया, इसे आप रट लीजिएगा। तो बच्चों, अब बहुत सफलतापूर्वक हमने आज मध्यकालीन भारत के जो महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी है, चाहे डेट कहें, चाहे तिथि कहें, चाहे कालक्रम कहें, इसको समाप्त कर लिया। इसके पहले के वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास, या अंग्रेजी में बोले तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के मेजर हमने जो डेट्स हैं उसको कवर किया था। इस वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तिथि को कवर किया। ना केवल तिथि को कवर किया, बल्कि हमने उसे जो है अलग से फ्लो चार्ट में स्टोरी के साथ हमने देखा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपके साथी मित्रों के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उसका लाभ उठा सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इससे ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैनल बनकर सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा। इसमें मैं अपने हैंड नोट्स भी उपलब्ध करवाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे। सी यू सून।